अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू बाइट क्लास। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग की मिड टर्म सीरीज में लेसन 6 कवर करेंगे विच इज़ बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। नाउ टोटल 15 मॉड्यूल्स हैं इस चैप्टर में, काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इस वाले पार्ट में हम सिर्फ 8 मॉड्यूल्स कवर करेंगे 11 से लेकर 18 तक। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगी, ठीक है। स्टार्टिंग विद द मॉड्यूल 11 विच इज़ कंप्यूटर नेटवर्किंग बेसिक्स। नाउ नेटवर्क होता क्या है? नेटवर्क इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स और डिवाइसेस जैसे कि लैपटॉप, प्रिंटर, सर्वर या फिर फ़ोन भी हो सकता है। तो नेटवर्क सिंपली ऐसी डिवाइसेस और कंप्यूटर्स का कलेक्शन है जो एक साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं किसी ट्रांसमिशन मीडियम के ज़रिए से। अगेन हम जैसे कि पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जो ट्रांसमिशन मीडियम है ये वायर्ड भी हो सकता है, यानी कि कोई केबल या फाइबर ऑप्टिक्स कुछ भी हो सकता है, और वायरलेस भी हो सकते हैं जैसे कि वाईफाई, ब्लूटूथ के जरिए। सो नेटवर्क सिंपली इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स और डिवाइसेस कनेक्टेड विया ट्रांसमिशन मीडिया। नेक्स्ट, कौन कौन सी डिवाइसेस एक नेटवर्क में कनेक्ट होती हैं? तो सबसे पहले है होस्ट। होस्ट सिंपली एंड डिवाइसेस होती हैं या फिर कोई भी ऐसी डिवाइस जो डेटा ओरिजिनेट करती है, यानी कि सेंड करती है, या फिर जहाँ पर डेटा एंड हो जाता है, जैसे कि डेस्कटॉप हो सकता है, लैपटॉप, स्मार्टफोन, सर्वर या फिर कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंटरनेट पे ब्राउज कर रहे हैं अपने लैपटॉप पे बैठ के, तो आपका लैपटॉप एट दैट टाइम इज एक्टिंग एज अ होस्ट। क्यों? क्योंकि आप कीबोर्ड से टाइप करके डेटा भेज रहे हैं और डेटा रिसीव कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपका लैपटॉप इज एक्टिंग लाइक अ होस्ट। इसके बाद दी हुई है कनेक्टिंग डिवाइसेस, यानी कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो आपस में डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो सबसे पहला है राउटर, अ डिवाइस विच कनेक्ट्स द नेटवर्क विद अदर नेटवर्क्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है तो आपके घर में एक डिवाइस होती है जिसमें 2 एंटीनाज निकले हुए होते हैं, उस डिवाइस को राउटर कहते हैं। तो वो डिवाइस बेसिकली जहाँ से आपके घर में नेट आ रहा है वहाँ से आपको नेटवर्क की सिग्नल्स लाके आपके फ़ोन तक पहुँचा रहे हैं, तो बीच में वो एज अ मैसेंजर काम कर रहा है। राउटर का बेसिक काम होता है कि डेटा को सही जगह पे पहुँचाना, करेक्ट डेस्टिनेशन पे पहुँचाना अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क्स। अगर एक एनालॉजी से बताऊं तो राउटर इज लाइक अ पोस्ट ऑफिस। वो सिंपली एड्रेस रीड करता है और लेटर उस एड्रेस पे डिलीवर कर देता है। इसके बाद स्विच जो है क्या होता है? अच्छा, राउटर जो है उसका काम होता है एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करना, वेयर स्विच जो है वो नेटवर्क के अंदर काम करता है। फॉर एग्जांपल, आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है और उस वाईफाई से आपका कंप्यूटर कनेक्टेड है, लैपटॉप, प्रिंटर, मोबाइल सब कनेक्टेड है। तो इन आपके घर में जो नेटवर्क है उस नेटवर्क से इन तमाम डिवाइसेस को कनेक्ट करना, ये किसका काम है? स्विच का काम है। तो स्विच जो है वो नेटवर्क के अंदर काम करता है। तो स्विच जो है वो किसी सेम नेटवर्क के अंदर काम करते हैं और इसका काम होता है डेटा को सही जगह पर पहुंचाना। फॉर एग्जाम्पल, स्विच जो है एक रिसेप्शनिस्ट की तरह होता है, जैसे किसी ऑफिस में अक्सर डेस्क पे जो बैठे हुए होते हैं रिसेप्शनिस्ट कहते हैं उनको। तो उन जब जैसे उनको कोई मैसेज मिलता है तो वो चीख चीख के सबको नहीं बताने लगते, वो क्या करते हैं, वो मैसेज जिस बंदे के लिए होता है उसको कॉल करते हैं। तो इसी तरह से स्विच का काम होता है कि एक नेटवर्क के अंदर रहते हुए डेटा को जिस जगह पहुंचाना है उसी जगह पर वो पहुंच रहा है या नहीं, ये इंश्योर करना। इसके बाद मोडेम। मोडेम जो है इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, यानी इसकी शॉर्ट फॉर्म है मोडेम। इसका सिंपल काम होता है डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करना। तो सिंपल एग्जांपल है कि मोडेम का काम होता है एक ट्रांसलेटर की तरह। वो एक लैंग्वेज को यानी कि डिजिटल, उसको दूसरी लैंग्वेज में यानी कि एनालॉग उसमें कन्वर्ट कर देना ताकि दोनों साइड्स एक दूसरे को अच्छे से समझ सकें। नाउ अनदर टॉपिक इज नेटवर्क क्राइटेरिया। नाउ किसी भी नेटवर्क को अगर यूजफुल बनाना है तो उसका कोई क्राइटेरिया ज़रूर होगा। तो क्राइटेरिया इज़ लाइक कि आप किसी, फॉर एग्जांपल, किसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आप जज कर रही हैं, जैसे कोई रोड्स हो गई, रेलवेज हो गई या कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो आप उसे किस बेसिस पे जज करेंगे? स्पीड की बेसिस पे, रिलायबिलिटी की बेसिस पे, या सेफ्टी की बेसिस पे। तो इसी तरह से नेटवर्क्स का भी क्राइटेरिया होता है जिनकी बेसिस पर उनको जज किया जाता है, मतलब जज नहीं, उनको चेक किया जाता है।
तो पहला है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का सिंपल मतलब है कि एक नेटवर्क कितने अच्छे से वर्क कर रहा है, ये उसकी परफॉर्मेंस है। और इस परफॉर्मेंस को कैसे मेजर किया जाता है? दो तरीकों से, थ्रूपुट एंड डिले। थ्रूपुट क्या होता है? थ्रूपुट का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ डेटा विच इज सक्सेसफुली ट्रांसमिटेड विद इन द गिवन टाइम, यानी कि कितना डेटा गिवन टाइम में सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो रहा है। दूसरा होता है डिले। डिले का मतलब है उस डेटा को ट्रांसमिट होने में, ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा है, यानी कि डेटा को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। तो ये इन दो चीज़ों की बेसिस पे, थ्रूपुट और डिले की बेसिस पे किसी भी नेटवर्क की परफॉर्मेंस मेजर की जाती है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर किसी भी नेटवर्क में थ्रूपुट इंक्रीज कर दिया जाए, इंक्रीज हो जाए किसी भी वजह से, यानी कि इंक्रीजिंग थ्रूपुट का मतलब है कि बहुत सारा डेटा एक साथ सेंड कर दिया जाए, तो दैट मे कॉज कंजेस्शन। कंजेस्शन यानी कि डेटा कंजेस्टेड हो जाएगा। जैसे कि अगर एक रोड पे बहुत सारी गाड़ियां आ जाए तो ट्रैफिक जाम हो जाता है। इसी तरह से अगर एक रोड में बहुत सारा डेटा ट्रांसफर किया जाएगा एक साथ, तो उससे कंजेस्शन हो जाती है, यानी कि और ज़्यादा डिले होगा सेंडर से रिसीवर तक डेटा पहुंचने में। नाउ कुछ अदर इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी बेसिस पर परफॉर्मेंस चेक की जाती है। वन इज ट्रांसमिट टाइम, ट्रांजिट टाइम। अगेन ट्रांजिट टाइम वो टाइम होता है, एक्चुअल टाइम, जो एक सिंगल मैसेज को लगता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में। और रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? जो टाइम लगता है एक मैसेज सेंड करने के बाद और रिप्लाई रिसीव करने से पहले, मतलब कि जो बीच का टाइम होता है उसको रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। तो ये होता है परफॉर्मेंस। इसके बाद दूसरा है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है कि कितनी कंसिस्टेंसी से नेटवर्क जो है काम कर रहा है बगैर फेल हुए। और ये जो रिलायबिलिटी का फैक्टर है, ये कैसे मेजर किया जाता है? ये मेजर किया जाता है फेलियर की फ्रिक्वेंसी देख के, यानी कि कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ कितनी बार फेल हो चुका है सिस्टम, नेटवर्क फेल हो चुका है, और एक नेटवर्क को फेल होने के बाद रिकवर होने में कितना टाइम लगता है। और तीसरी चीज़ होती है, जब कोई नेटवर्क में कोई अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस होती हैं, कोई डिजास्टर होता है, तो उस टाइम पे कोई नेटवर्क कैसे सरवाइव करता है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी का फेलियर है और जो रिकवरी टाइम है और जो ये रोबस्टनेस है, रोबस्टनेस यानी कि फेलियर के टाइम पे अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस में नेटवर्क कैसे सरवाइव करता है, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर किसी भी नेटवर्क की रिलायबिलिटी को मेजर किया जाता है। इसके बाद है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब कि जो डेटा ट्रांसमिट किया जा रहा है, सेंडर से रिसीवर तक भेजा जा रहा है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। यानी कि डेटा भेजा जा रहा है सेंडर से रिसीवर तक, उस भेजने के प्रोसेस में बीच में कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट किया जाए, कोई डैमेज वगैरह ना हो, यानी कोई वायरस अटैक ना करे। और अगर तो डेटा कोई डिजास्टर से इन्वॉल्व हो जाता है या फिर डेटा ब्रीच होता है, तो फिर क्या पॉलिसीज हैं और प्रोसीजर्स हैं जिनके जरिए डेटा को रिकवर किया जाएगा। तो ये सब सिक्योरिटी के अंडर आता है। तो जल्दी से समराइज करते हैं। परफॉर्मेंस में हम स्पीड और एफिशिएंसी चेक करते हैं नेटवर्क की। रिलायबिलिटी में हम चेक करते हैं कि वो कितना रिलायबल है, यानी कि कितनी बार फेल होता है, रिकवर कैसे होता है, ये सब चीज़ें। और सिक्योरिटी में हम डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, उसके बीच में डेटा कैसे सिक्योर किया जा रहा है, वो सब चीज़ें मैनेज करते हैं। अच्छा, तो जब हम किसी नेटवर्क में फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि डिवाइसेस फिजिकली किस तरह से आपस में कनेक्टेड है, ताकि डेटा उनके बीच में आपस में बहुत एफिशिएंटली ट्रैवल कर सके। तो दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन सिर्फ उस वक्त पॉसिबल होती है जब जो डिवाइसेस हैं वो सारी डिवाइसेस एक ही पाथ पर कनेक्टेड हो, यानी कि किसी सेम नेटवर्क से कनेक्टेड हो, एक लिंक से कनेक्टेड हो। तो जो लिंक होता है वो एक्चुअल पाथ होता है या मीडियम होता है जिसके ज़रिए डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। तो ये जो कनेक्शंस होते हैं ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है पॉइंट टू पॉइंट और दूसरा होता है मल्टी पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट एक डेडिकेटेड लिंक होता है, यानी कि एक सिंगल लिंक जो कि एक्सक्लूसिवली सिर्फ दो डिवाइसेस से कनेक्टेड है, यानी कि जितनी भी कैपेसिटी है उस लिंक की, जितनी भी कैपेसिटी है वो सिर्फ ये दो डिवाइसेस इस्तेमाल करेंगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने लैपटॉप को प्रिंटर के साथ कनेक्ट करते हैं यूजिंग अ यूएसबी केबल,
तो ये एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, एक डेडिकेटेड लिंक है, सिर्फ कनेक्शन आपके लैपटॉप और प्रिंटर के बीच में है। तो ये होता है पॉइंट टू पॉइंट लिंक, और इसका बिल्कुल अपोजिट होता है मल्टी पॉइंट। जैसे कि नाम से पता लग रहा है, मल्टी यानी कि एक शेयर्ड लिंक है। ये एक सिंगल लिंक बहुत सारी मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में शेयर्ड होता है, और जो डिवाइसेस इस लिंक से कनेक्टेड होती हैं वो बारी बारी कनेक्शन यूज करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे कंप्यूटर्स सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो ये एक मल्टी पॉइंट की एग्जांपल है। तो ये थी मल्टी पॉइंट टू पॉइंट, जो कि एक डेडिकेटेड लिंक होता है एक्सक्लूसिवली किसी दो डिवाइसेस के लिए, और मल्टी पॉइंट शेयर्ड लिंक होता है मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में। तो यू कैन से दैट पॉइंट टू पॉइंट इज लाइक अ प्राइवेट रोड, और मल्टी पॉइंट इज लाइक अ पब्लिक बस जो शेयर करते हैं बहुत सारे लोग आपस में। अच्छा, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है 12, जिसमें हम पढ़ेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज। टोपोलॉजी का मतलब होता है कि मल्टीपल डिवाइसेस एक नेटवर्क के अंदर आपस में किस तरह से कनेक्टेड हैं, उनको मल्टीपल तरह से आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। तो किस किस तरह से, वो हम इन टोपोलॉजीज में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारा मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि हर डिवाइसेस, जितनी भी डिवाइस कनेक्टेड होती हैं एक नेटवर्क के अंदर, हर डिवाइस जो है वो डायरेक्टली यानी कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होती है हर दूसरी डिवाइस से। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि पॉइंट टू पॉइंट जो लिंक होता है वो एक्सक्लूसिवली दो डिवाइसेस के बीच में होता है। तो मैश टोपोलॉजी में हर डिवाइस हर दूसरी डिवाइस से डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड होती है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि अगर एक लिंक फेल हो जाता है तो स्टिल जो है दूसरे पार्ट्स के ज़रिए कम्युनिकेशन कंटिन्यू रहती है, और इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है, और इसमें फेलियर होने का फेलियर की जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत कम होती है। नाउ इसका डिसएडवांटेज ये है कि क्योंकि हर डिवाइस हर दूसरी डिवाइस के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होती है, तो इसकी वजह से बहुत सारी पोर्ट्स की और बहुत सारी केबल्स की ज़रूरत होती है हर डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। हर डिवाइस के लिए क्योंकि सेपरेट केबल चाहिए होती है, तो इसकी वजह से बहुत सारे जो बड़े बड़े नेटवर्क्स होते हैं उनमें मैश टोपोलॉजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल हो जाती है इस वजह से। नेक्स्ट टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी। नाउ स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, सारी डिवाइसेस जो हैं वो एक सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्टेड होती हैं, एक सिंगल सेंट्रल डिवाइस के साथ। जो सेंट्रल डिवाइस है वो कोई हब हो सकता है, कोई स्विच हो सकता है, कोई राउटर हो सकता है, कोई सेंट्रल सर्वर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो सारी डिवाइसेस होती हैं वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली नहीं कनेक्टेड होती, बल्कि एक सेंट्रल डिवाइस के ज़रिए कनेक्ट होती है। तो अगर किसी एक डिवाइस को किसी दूसरी डिवाइस से बात करनी है तो वो डायरेक्टली नहीं करेगी, बल्कि वो जो भी डेटा होगा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक सेंट्रल डिवाइस के ज़रिए होकर जाएगा। तो ये स्टार टोपोलॉजी होती है। नाउ इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अनलाइक मैश टोपोलॉजी, इसमें क्योंकि एक ही डिवाइस हर डिवाइस सिर्फ एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड होती है, तो इसलिए सिर्फ एक कनेक्शन या फिर एक पोर्ट का कनेक्शन चाहिए होता है सिर्फ सेंट्रल डिवाइस के साथ, जिसकी वजह से ये बहुत इजी टू सेटअप होती है और इजीली एक्सपेंड की जा सकती है। यानी कि बाद में अगर और तादाद बढ़ानी हो अपनी डिवाइसेस की तो हम इजीली बढ़ा सकते हैं, simply just adding a new device to the central device. Now इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर किसी भी वजह से जो सेंट्रल डिवाइस है वो फेल हो जाती है तो पूरा सिस्टम शट डाउन हो जाता है। तो जो सेंट्रल डिवाइस है अगर वो काम करना छोड़ दे तो पूरा नेटवर्क काम करना छोड़ देता है, क्योंकि सारी डिवाइसेस किससे कनेक्ट होती हैं, सेंट्रल डिवाइस से। नेक्स्ट टोपोलॉजी है हमारी बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि जो सारी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं एक नेटवर्क में वो सब एक लॉन्ग सेंट्रल केबल के ज़रिए कनेक्ट होते हैं, जिसको नेटवर्क की बैकबोन कहा जाता है। क्योंकि एक ही सेंट्रल केबल से सारी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं बस टोपोलॉजी के ज़रिए, क्योंकि वो एक सिंगल केबल के ज़रिए कनेक्टेड होती है, तो इसी केबल के ज़रिए डेटा सेंड और रिसीव किया जाता है। इसका एडवांटेज है सबसे बड़ा कि ये बहुत ज़्यादा ईजी टू इंस्टॉल होती है, और इसमें क्योंकि केबलिंग बहुत कम होती है, लेस केबलिंग होती है एज़ कम्पेयर टू मैश टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी, क्योंकि सारी डिवाइसेस सिर्फ एक सिंगल केबल के ज़रिए कनेक्टेड होती हैं। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अब क्योंकि ये सब एक सिंगल केबल के ज़रिए कनेक्टेड होती है, जिसकी वजह से इनको एक्सपेंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यानी कि अगर बाद में ज़रूरत बढ़ जाती है और हमें और डिवाइसेस कनेक्ट करने की ज़रूरत है तो इससे क्या होता है कि सिग्नल वीक हो जाता है। तो कोई सिग्नल भेजा जा रहा होता है तो वो बीच में ही ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि केबल की लेंथ बढ़ जाती है। तो इसलिए इस टोपोलॉजी में सिर्फ एक लिमिटेड
नंबर ऑफ डिवाइसेस को ही कनेक्ट किया जा सकता है। अनदर डिसएडवांटेजेस कि अब क्योंकि जो लॉन्ग केबल है डिवाइस में, ये मेन बैकबोन है पूरे नेटवर्क की, तो अगर ये केबल ख़राब हो जाती है या इसमें फेलियर आ जाता है कोई, तो पूरा एंटायर सिस्टम, एंटायर नेटवर्क स्टॉप्स वर्किंग। अब नेक्स्ट है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो आपस में एक रिंग की सूरत में, एक लूप की सूरत में कनेक्टेड होती हैं, जो कि एक क्लोज्ड लूप होता है। और हर डिवाइस एक रिपीटर की तरह काम करती है, यानी कि जो भी सिग्नल ट्रांसफ़र होगा वो हर डिवाइस से रिपीट होगा ताकि सिग्नल को स्ट्रॉन्ग रखा जा सके। अब इसका एक एडवांटेज ये है कि इसको मॉडिफाई करना और इसको एक्सपेंड करना है, यानी बाद में अगर मज़ीद हमें अपनी डिवाइसेस बढ़ानी है तो हम इजीली इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। और क्योंकि ये सारी डिवाइसेस एक रिंग की सूरत में, क्लोज्ड लूप की सूरत में, सर्कल की सूरत में आपस में कनेक्टेड होती हैं, तो हर डिवाइस के पास इक्वली एक्सेस मौजूद होता है तमाम रिसोर्सेज का। अब हमने पढ़ा कि हर डिवाइस एक रिपीटर की तरह एक्ट करती है सिग्नल को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। तो इसका फेलियर ये है कि अगर कोई एक डिवाइस किसी भी वजह से फेल हो जाती है, एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर कोई भी डिवाइस किसी फेलियर की वजह से काम करना छोड़ देती है, तो पूरा सिस्टम जो है वो डिसेबल हो जाता है। क्योंकि कोई अगर एक डिवाइस कोई डेटा भेजती है, ट्रांसमिट करती है, तो वो जो ट्रांसमिशन है वो हर डिवाइस से रिपीट होगी। क्योंकि हर डिवाइस एवरी डिवाइस एक्ट्स एज अ रिपीटर, तो हर डिवाइस वो सिग्नल रिपीट करेगी, जिसकी वजह से जो ट्रांसमिशन है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। सेंडर से रिसीवर तक डेटा पहुंचने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है। ये थी हमारी 4 टोपोलॉजीज और ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट्स में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। Now moving to the next module, which is module 13, network types. डिवाइसेस एक नेटवर्क के अंदर, एक सेम नेटवर्क के अंदर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, वो इन फॉलोइंग नेटवर्किंग टाइप्स के ज़रिए कनेक्टेड होती हैं। वो कौन सी टाइप्स होती हैं वो हम पढ़ेंगे। पहला है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जो है, जो लैन होता है, वो एक प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क होता है, यानी कि प्राइवेटली किसी ऑफिस के अंदर, किसी स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, किसी एक ही बिल्डिंग के अंदर या कैंपस के अंदर प्राइवेटली इसकी सर्विसेज ली जाती हैं, और इसको हम किसी एक ही कंपनी के अंदर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। इसका एक यूनिक एड्रेस होता है। डेटा जो जिन पैकेट्स की सूरत में लैन के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जाता है, उनके यूनिक एड्रेसेस होते हैं, और डेस्टिनेशन एड्रेसेस और तमाम रिसोर्सेज जो हैं वो सब विद इन द नेटवर्क होती हैं। इन शॉर्ट, लोकल एरिया नेटवर्क जो है किसी एक घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, बिल्डिंग के अंदर यूज़ होने वाला है, यानी कि जो करीब करीब डिवाइसेस को कनेक्ट करे। हम इससे ज़्यादा डिस्टेंस पे डिवाइसेस को कनेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ हमें इसके कुछ की फीचर्स दिए हुए हैं। लोकल एरिया नेटवर्क में जो डिवाइसेस होती हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड, वो जो डिवाइसेस हैं वो वायर्ड और वायरलेस दोनों तरीके से कनेक्टेड हो सकती हैं। नाउ जो वायर्ड कनेक्शंस होते हैं उसमें कौन कौन सी केबल्स यूज़ होती हैं? कैन बी ट्विस्टेड पेयर केबल्स, कोएक्सियल केबल्स, फाइबर ऑप्टिक, या फिर अगर वायरलेस हैं तो रेडियो और इंफ्रारेड वेव्स के ज़रिए कनेक्टेड हो सकती हैं। लैन में, लोकल एरिया नेटवर्क में बस टोपोलॉजी, स्टार, मैश, रिंग एंड ट्री टोपोलॉजी, ये सब टोपोलॉजीज के ज़रिए नेटवर्क्स को आपस में, डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया जाता है। तो जो बिट रेट है वो 1 मेगाबाइट पर सेकेंड से 1 गीगाबाइट पर सेकेंड तक होता है, और इसमें यूनी, ब्रॉड एंड मल्टीकास्ट तीनों तरह की कम्युनिकेशन की जाती है। ना ये यूनी, ब्रॉड और मल्टीकास्ट क्या होता है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। कुछ हमें टिपिकल लोकल एरिया नेटवर्क्स यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहला है ईथरनेट। CSMACD का मतलब है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। ये टाइप जो है ईथरनेट का, ये सबसे कॉमन लोकल एरिया नेटवर्क टाइप है। इसमें जो डिवाइस होती है वो डेटा भेजने से पहले चेक करती है कि केबल फ्री है या नहीं, क्योंकि अगर दो डिवाइसेस डेटा को एक साथ भेज देंगी जिसकी वजह से कोलिजन होगा, तो फिर डेटा को दोबारा से रीसेंड करना पड़ेगा। दूसरा है लोकल टॉक, CSMACA। ऊपर वाले ईथरनेट में कोलिजन को डिटेक्ट करते हैं भेजने से पहले, और इसमें कोलिजन अवॉइडेंस, CA यानी कोलिजन अवॉइडेंस, में डिवाइस
डेटा भेजने से पहले केबल को रिजर्व कर लेती हैं ताकि कोई भी कोलिजन को अवॉइड किया जा सके। इसके बाद है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे कि वाईफाई हो गया। ये जो वायरलेस नेटवर्क्स होते हैं ये रेडियो सिग्नल्स के जरिए, यानी कि इनका ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है, रेडियो सिग्नल्स होता है, इनके जरिए ये ऑपरेट करती हैं। इनकी जो रेंज है इट्स अबाउट 100 मीटर्स और इनकी स्पीड इज अराउंड मोर देन 2 मेगाबाइट पर सेकेंड, मेगाबिट पर सेकेंड। इसके बाद है टोकन रिंग। टोकन रिंग में क्या होता है, जो टोकन यानी कि जो सिग्नल होता है वो अराउंड द रिंग, जैसा हमने रिंग टोपोलॉजी में पढ़ा था, अराउंड द रिंग टोकन सर्कुलेट कर रहा होता है। तो अगर तो वो सिग्नल या वो डेटा को ट्रांसमिट करना है तो जो सेंडर है, तो सेंडर जो डिवाइस है उसको थ्रू आउट द रिंग सिग्नल को, टोकन को बरकरार रखना पड़ेगा in order to transmit it. नाउ इसकी स्पीड होती है अराउंड 4, 16 और 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड। इसके बाद फिफ्थ है FDDI, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। नाउ ये जो FDDI है ये भी टोकन रिंग की तरह ही होती है, बट इट यूजेस फाइबर ऑप्टिक केबल, तो जिसकी वजह से इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू टोकन रिंग। It is much faster, around 100 megabits per second, and it's more reliable than any normal token ring. के बाद है ATM, Asynchronous Transfer Mode। एक स्टार नेटवर्क होता है, यानी कि इसमें तमाम डिवाइसेस एक सेंट्रल स्विच से कनेक्टेड होती हैं और जो डेटा है वो बहुत छोटे छोटे स्मॉल फिक्स साइज पैकेट्स में ट्रांसमिट किया जाता है, जिनको सेल कहा जाता है। इसमें मल्टीपल डिवाइसेस जो हैं वो एक साथ एक दूसरे के साथ एक नेटवर्क में कनेक्टेड हर डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं और ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं। स्पीड इनकी अराउंड 45, 155 और 1600 प्लस मेगाबिट्स पर सेकेंड होती है। इन शॉर्ट, इन तमाम टिपिकल लोकल एरिया नेटवर्क को हम जल्दी से समराइज करते हैं। ईथरनेट जो होती है वो कॉमन है सबसे ज़्यादा अराउंड अमंग ऑल टिपिकल लोकल एरिया नेटवर्क्स। सबसे ज़्यादा कॉमन होती है, चीप होती है और इट यूजेस कोलिजन डिटेक्शन। कोई भी डेटा भेजने से पहले ही डिटेक्ट कर लेती है ताकि कोलिजन को अवॉइड किया जा सके। फिर लोकल टॉक में क्या होता है, लोकल टॉक में कोलिजन को अवॉइड करने के लिए पहले से केबल को रिजर्व कर लिया जाता है। वाईफाई जो है वो वायरलेस वर्जन होता है। टोकन रिंग में क्या होता है कि एक टोकन यूज़ किया जाता है जो कि एक रिंग की सूरत में क्लोज लूप में घूमता रहता है और जिसको भी डेटा ट्रांसमिट करना है इट मस्ट होल्ड दैट टोकन। FDDI जो है वो टोकन रिंग की तरह होता है बट उससे ज़्यादा फास्ट होता है और इंस्टेड ऑफ टोकन वो फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ करता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ATM, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, ये भी बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और सेल्स यानी कि फिक्स सेल्स ये यूज़ करते हैं एंड इट्स गुड फॉर मल्टीमीडिया के मल्टीपल डिवाइसेस एक साथ इसमें कम्युनिकेट कर सकती है। तो इसके बाद है ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क खत्म हो गया। इसके बाद है WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। हमने पढ़ा था कि लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो छोटे बिल्डिंग यानी छोटे पीस ऑफ लैंड को कवर करता है। एक सिंगल बिल्डिंग के अंदर, एक कैंपस के अंदर, एक घर के अंदर नेटवर्क को कवर करते हैं। वेयर एज जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है वो एक बड़ा जियोग्राफिकल एरिया कवर करता है, जैसे कि शहरों को आपस में, स्टेट्स को, कंट्रीज को, इवन वर्ल्ड वाइड डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है। का जो मेन पर्पस होता है वो होता है एक से ज़्यादा मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना, यानी कि एक से ज़्यादा यानी कि बहुत सारे लोकल एरियाज के नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क के जरिए आपस में कनेक्ट किया जाता है। और अनलाइक लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे हमने पढ़ा था कि लोकल एरिया नेटवर्क जो है उसके प्राइवेट ओनर होती हैं, इसी तरह इसके बरअक्स जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है वो यूजुअली जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज होती हैं उनके ज़रिए इसको रन किया जा रहा होता है और अक्सर रेंट पे ये सर्विसेज डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को दी जाती है जो लाइसेंस्ड होती हैं। इसमें दो तरह की वाइड एरिया नेटवर्क में दो तरह की टाइप्स होती हैं, पॉइंट टू पॉइंट और स्विच्ड वाइड एरिया नेटवर्क। पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है कि डिवाइसेस के बीच में, दो डिवाइसेस के या फिर दो नेटवर्क्स के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है और ये जो नेटवर्क है ये वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। जैसे कि किसी भी ऑफिस की दो ब्रांचेस है, दो अलग अलग सिटीज़ में हैं,
तो उनको वाइड एरिया नेटवर्क के ज़रिए आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। इसके बाद है स्विच्ड वाइड एरिया नेटवर्क। ये जो है वो मल्टीपल डिवाइसेस को स्विचेस के ज़रिए आपस में कनेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंटरनेट है, जो हम यूज़ करते हैं, ये एग्ज़ाम्पल है एक जायंट स्विच वाइड एरिया नेटवर्क की। अपने ऊपर पड़ा P2P वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि पॉइंट टू पॉइंट वाइड एरिया नेटवर्क। तो बहुत सारे P2P कनेक्शंस को कंबाइन करने के लिए स्विच वाइड एरिया नेटवर्क बनाया जाता है। इसके बाद है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है ये कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स को अक्रॉस द सिटी कनेक्ट करता है, यानी कि बहुत लार्ज बेसिस पे कनेक्ट करता है। जो ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, इट इज़ लार्जर देन लैन बट स्मॉलर देन वैन वाइड एरिया नेटवर्क। ये वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा होता है बट लैन से बड़ा होता है। इसकी जो रेंज होती है इट्स अबाउट 5 to 50 किलोमीटर्स एंड इट्स नॉट यूजुअली ओन्ड बाय एनी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि वैन में होता है। वाइड एरिया नेटवर्क में कोई सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए इसको ओन किया जाता है, ऐसे नहीं होता मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में। इसको यूजुअली मेंटेन किया जाता है सर्विस प्रोवाइडर्स के ज़रिए। ना इसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि हाई स्पीड कनेक्टिविटी को प्रोवाइड किया जा सकते एक लार्ज रीजन में, और जो ऑफिसेज करीब करीब हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो गई, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, या फिर अक्रॉस एंड द एंटायर सिटी जो भी नियर बाई बिल्डिंग्स लोकेटेड है, उन सब के बीच में रिसोर्स शेयरिंग को इसके मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के ज़रिए कनेक्ट किया जा सकता है, अलाउ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे घर में केबल टीवी वैसे तो अब बहुत कम यूज़ होता है, बट जो केबल आता है जो टीवी में लगता है जिससे सारे चैनल्स आते हैं, तो वो केबल जो है इट्स एन एग्जांपल ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सो जल्दी से हम समराइज करते हैं, जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो एक ऑफिस के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है इट इज़ लार्जर देन लैन बट स्मॉलर देन वैन। मल्टीपल बिल्डिंग्स या फिर होल सिटी में भी हो सकता है, बट इट इज़ स्मॉलर देन वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि वाइड एरिया नेटवर्क का काम होता है क्या कवर करना, एंटायर कंट्रीज और इवन ग्लोबली डिवाइसेस को कनेक्ट करना वाइड एरिया नेटवर्क का काम होता है। तो ये दैट इज़ द मेन डिफरेंस। तो इसके बाद हमारा ये मॉड्यूल यहाँ पे ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट है हमारा मॉड्यूल 14 विच इज़ स्विचिंग। नाउ बिफोर वी स्टडी के वाइड एरिया नेटवर्क में स्विचिंग कैसे होती है, हम पढ़ते हैं कि स्विचिंग क्या होती है। स्विचिंग बेसिकली मीन्स कि किस तरह से डेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अक्रॉस द नेटवर्क मूव किया जाता है। और क्योंकि हम यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क्स की बात कर रहे हैं, तो वाइड एरिया नेटवर्क्स में स्विचिंग किस तरह की जाती है वो हम पढ़ेंगे। वाइड एरिया नेटवर्क डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए स्विचेस का यूज़ करते हैं। यहाँ पर स्विचेस को यूज़ किया जाता है डिफरेंट लिंक्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, ताकि आपका डेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यानी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक इजीली ट्रांसफ़र किया जा सके। यहाँ पे हम दो मेन टाइप्स पढ़ेंगे स्विच नेटवर्क्स के। पहली टाइप है सर्किट स्विच्ड नेटवर्क। सर्किट स्विच नेटवर्क एक डेडिकेटेड फिजिकल पाथ यानी कि एक फिजिकल सर्किट होता था जो सेंडर और रिसीवर के बीच में क्रिएट किया जाता था। फॉर एग्जांपल जैसे पुराने ज़माने में लैंडलाइन फ़ोन होते थे, टेलीफोन्स होते थे जिन पे आपस में दो लोग बात करते थे। तो अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो उनकी कम्युनिकेशन के दौरान वो पूरा पाथ रिजर्व रहेगा सिर्फ उन दो लोगों की कम्युनिकेशन के लिए। कोई और उस टाइम पे जो है वो पाथ इस्तेमाल नहीं कर सकता अनलेस कि वो फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दे। नाउ क्योंकि ये एक डेडिकेटेड फिजिकल पाथ होता था और एक वक्त में सिर्फ दो लोग ही इस्तेमाल कर सकते थे, जो सेंडर और रिसीवर है, उनके अलावा कोई थर्ड पर्सन इस्तेमाल नहीं कर सकता था। तो इसका एक एडवांटेज ये था कि इसमें कोई ये कांस्टेंट होता था और इसमें कोई इंटरप्शंस नहीं होती थी। बट इसका एक डिसएडवांटेज ये था कि इसमें बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा वेस्ट होती थी। फॉर एग्जांपल अगर दो लोग फ़ोन पे बात कर रहे हैं लेकिन 5 सेकंड तक 10 सेकंड तक उन्होंने साइलेंट रहे और कोई बात नहीं की, बट क्योंकि फ़ोन स्टिल कनेक्टेड है और लाइन जो है वो स्टिल रिजर्व्ड है, लेकिन कोई डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब बैंडविड्थ वेस्ट हो रही है अगर आप कॉन्स्टेंटली डेटा सेंड नहीं कर रहे तो। तो ये जो है हमारी एग्जांपल थी सर्किट स्विच्ड नेटवर्क की, जिसकी एग्जांपल है टेलीफोन कॉल्स, पुराने ज़माने के जो टेलीफोन सिस्टम्स होते थे। सेकंड टाइप है पैकेट स्विच नेटवर्क। नाउ पैकेट स्विच नेटवर्क मॉडर्न नेटवर्किंग का एक तरीका है, अनलाइक सर्किट स्विच नेटवर्क जो कि पुराने ज़माने में इस्तेमाल होता था।
तो ये यूजुअली इसमें क्या होता है कि डेटा को छोटे-छोटे पैकेट्स की सूरत में ब्रेक किया जाता है और ये छोटे-छोटे पैकेट्स जो हैं वो उन शेयर्ड लिंक्स में ट्रैवल कराए जाते हैं और बहुत सारे यूज़र्स सेम नेटवर्क को एट द सेम टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। और पैकेट स्विच नेटवर्क ही वो नेटवर्क है जो इंटरनेट में इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेज रहे हैं या फिर कोई वेबसाइट आप ब्राउज़ कर रहे हैं, कोई ईमेल भेज रहे हैं या फिर आप जनरली इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये पैकेट स्विच नेटवर्क की एग्ज़ाम्पल है। हमने ऊपर पढ़ा था कि सर्किट स्विच नेटवर्क का एक डिसएडवांटेज ये होता है कि उसमें बैंडविड्थ वेस्ट होती है अगर कॉन्स्टेंटली डेटा सेंड नहीं किया जा रहा होता। बट पैकेट स्विच नेटवर्क क्योंकि एक मॉडर्न नेटवर्किंग मेथड है, तो इसमें एक एडवांटेज ये है कि नेटवर्क चेक करता है कि डेटा एट द मोमेंट किसको सेंड करना है और फिर उसी यूज़र को बैंडविड्थ मिलती है। अगर आप नहीं सेंड कर रहे कोई डेटा तो एट द मेन टाइम कोई और आपका लिंक यूज़ कर सकता है, कोई और अपना लिंक यूज़ कर सकता है डेटा को सेंड करने के लिए। तो इसमें कोई बैंडविड्थ की वेस्टेज नहीं होती। इसके और एडवांटेज ये हैं कि ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है क्योंकि इसमें कोई डेडिकेटेड पाथ नहीं होता। जैसे ऊपर फिज़िकल पाथ होते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल टेलीफ़ोन जब आप यूज़ करते थे, तो टेलीफ़ोन में तारें होती थी। वो फिज़िकल पाथ होते थे, टेलीफ़ोन सर्किट्स को आपस में कनेक्ट करते थे। बट पैकेट स्विच नेटवर्क बहुत ज़्यादा एफिशिएंट इसलिए होता है क्योंकि इसमें कोई डेडिकेटेड पाथ नहीं होता। एंड सेकंड, यूज़र को नेटवर्किंग रिसोर्सेज सिर्फ तब दिए जाते हैं जब यूज़र को कोई डेटा सेंड करना होता है, अदरवाइज़ कोई और वो लिंक या वो पाथ इस्तेमाल कर सकता है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि पैकेट्स जो हैं, क्योंकि क्योंकि डेटा को छोटे-छोटे पैकेट्स में, छोटे-छोटे चंक्स में डिवाइड कर दिया जाता है, तो इससे अक्सर ऐसा होता है कि ये डिले हो जाते हैं या फिर आउट ऑफ ऑर्डर इनका, यानी यूज़र को आगे-पीछे रिसीव होते हैं, आउट ऑफ ऑर्डर रिसीव होते हैं बगैर किसी सीक्वेंस के। आओ हम जल्दी से कंपैरिजन कर लेते हैं सर्किट स्विच्ड नेटवर्क में और पैकेट स्विच नेटवर्क में। नाउ सर्किट स्विचिंग में एक डेडिकेटेड पाथ होता है जो किसी स्पेसिफिक यूज़र के लिए ही रिजर्व्ड होता है। बट अनलाइक दिस पैकेट स्विचिंग में शेयर्ड पाथ होता है जो मल्टीपल यूज़र्स एट द सेम टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं ना। अनदर डिफरेंस इज़ कि सर्किट स्विचिंग की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कम होती है क्योंकि उसमें बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। बट पैकेट स्विचिंग की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। सर्किट स्विचिंग की सबसे बड़ी एग्जांपल पुराने ज़माने में जो टेलीफोन नेटवर्क्स होते थे वो सिस्टम्स इस्तेमाल करते थे सर्किट स्विचिंग। और पैकेट स्विचिंग आज के मॉडर्न टाइम में इंटरनेट एक एग्जांपल है। सर्किट स्विचिंग में क्योंकि डेडिकेटेड और फिजिकल पाथ्स होते थे तो डेटा फ्लो कंटिन्यूस होता था और कंटिन्यूसली डेटा ट्रांसमिट होता रहता था, ट्रांसफ़र होता रहता था फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। बट पैकेट स्विचिंग में डेटा को छोटे छोटे चंक्स में, पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है। दैट्स द डिफरेंस। इसके बाद अगर आप एट द मीन टाइम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं लिंक, तो कोई और जो है इस्तेमाल नहीं कर सकता अगर आप सर्किट स्विचिंग में हैं। बट अगर आप पैकेट स्विचिंग में हैं, तो पैकेट स्विचिंग में यूज़र को सिर्फ तभी रिज़र्व पाथ दिया जाता है जब वो इस्तेमाल कर रहा होता है। जब वो इस्तेमाल नहीं कर रहा होता तब वो किसी और यूज़र को दे दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल है मॉड्यूल 15 विच इज़ इंटरनेट हिस्ट्री एंड एक्सेसिंग द इंटरनेट। बहुत इजी मॉड्यूल है ये। तो इसमें हम पढ़ते हैं इंटरनेट बेसिकली जो है वो एक नेटवर्क्स का इंटरकनेक्टेड कॉम्बिनेशन है। यानी कि ये सिर्फ एक सिंगल नेटवर्क नहीं है बल्कि बहुत सारे नेटवर्क्स को कनेक्ट करके बनाया गया है जो कि वर्ल्ड वाइड ग्लोबली कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। अब इसको समझने के लिए हम ऐसा समझते हैं कि इंटरनेट को 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली लेयर है बैकबोन, यानी कि जो टॉप लेवल लेयर है। नाउ बैकबोन में वो तमाम नेटवर्क्स आते हैं जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट और सबसे ज़्यादा पावरफुल नेटवर्क्स हैं जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के साथ कनेक्टेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में पीटीसीएल बहुत ज़्यादा एक बड़ा नेटवर्क है, वो एक बैकबोन लेवल का नेटवर्क में इंक्लूड किया जाता है। पीटीसीएल के अलावा एटी&टी, वेराइज़न, एनटीटी और भी बहुत सारे हैं। इसके अलावा जो इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है एक बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट में डेटा ट्रैफ़िक को कंट्रोल करना अक्रॉस द कंट्रीज़ एंड अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स। और ये समझ लें जिस तरह मोटरवेज़ होते हैं जो एक शहर को दूसरे शहर से कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो इसी तरह आप समझ लें इंटरनेट के मोटरवेज़ ये बैकबोन लेवल, टॉप लेवल नेटवर्क्स होते हैं जिन पर मोस्ट ऑफ द टाइम डेटा, सबसे ज़्यादा डेटा इन्हीं मोटरवेज़ पे ट्रैवल करता है। तो ये हमारी टॉप लेयर थी जिसमें सबसे बड़े पावरफुल नेटवर्क्स ओन्ड बाय सम बिग कंपनीज इसमें इंक्लूडेड होते हैं। इसके बाद सेकंड में है प्रोवाइडर नेटवर्क्स। ये मिडिल लेवल के नेटवर्क्स होते हैं।
हमारे घर में जो वाईफ़ाई लगा होता है और उसके ज़रिए जो इंटरनेट आ रहा होता है, वो यूजुअली इन्हीं मिडल लेवल प्रोवाइडर नेटवर्क्स के ज़रिए आ रहा होता है। आईएसपीज़ यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो जो हमारे घर पे वाईफ़ाई इनके ज़रिए आता है, वो यूजुअली इन्हीं बड़ी-बड़ी कंपनीज़ से और जो बैकबोन लेवल कंपनीज़ हैं, टॉप लेवल कंपनीज़ हैं, इनसे कनेक्टिविटी खरीदते हैं और हमारे घरों में जो वाईफ़ाई आ रहा होता है, वो वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। यानी जो प्रोवाइडर नेटवर्क्स हैं, वो बैकबोन नेटवर्क से कनेक्टिविटी खरीदते हैं और सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम लोगों को। नाउ बैकबोन कंपनी से इंटरनेट एक्सेस लेने के लिए ये प्रोवाइडर नेटवर्क्स उनको पे करते हैं और ये कुछ कनेक्शन पॉइंट्स के ज़रिए उन बैकबोन नेटवर्क्स के साथ कनेक्टेड होते हैं और समटाइम्स अपनी नेटवर्क की एफिशिएंसी को और स्पीड को और ज़्यादा फास्ट करने के लिए ये दूसरे प्रोवाइडर नेटवर्क्स के साथ भी कनेक्ट कर लेते हैं। हमारे घर में बहुत सारे जो प्रोवाइडर नेटवर्क्स होते हैं, फॉर एग्जांपल स्टॉर्म फाइबर होता है, फाइबर ऑप्टिक होता है, ये सारी हमारे घर में जो आ रहे होते हैं, वो सारी प्रोवाइडर नेटवर्क्स की मिडल लेवल लेयर की एग्जांपल होते हैं। ने जैसे बताया था अभी कि जो मोटरवेज़ होती हैं वो बैकबोन की तरह होती हैं, इसी तरह कुछ मोटरवेज़ जो होते हैं वो एक कुछ सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करती हैं, वो एक बैकबोन लेवल नेटवर्क की एग्जांपल हमने पढ़ी थी। नाउ हाईवे जो होता है, जो मोटरवेज़ को आपस में कनेक्ट करते हैं, दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्रोवाइडर नेटवर्क्स। यानी कि मोटरवेज़ आर लाइक बैकबोन नेटवर्क्स एंड हाईवेज़ आर लाइक प्रोवाइडर नेटवर्क्स। थर्ड है हमारे पास कस्टमर नेटवर्क्स। ये सबसे बॉटम लेवल लेयर है हमारी, यानी जो रेगुलर यूज़र्स होते हैं। ये जो नेटवर्क्स हैं ये घरों में, स्कूल्स में, कंपनीज़, यूनिवर्सिटीज़ में और जो यूजुअली मोबाइल पे हमारा डेटा यूज़ हो रहा होता है, उसमें ये इस्तेमाल हो रहा होता है और हम अगेन जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, उनको पे कर रहे होते हैं पर्सनली ये वाला इंटरनेट एक्सेस लेने के लिए। So, these customer networks are like small streets जो हाईवेज से कनेक्ट करती हैं और वो हाईवेज आपको मोटरवेज से कनेक्ट करते हैं। तो ये मतलब एक एग्जांपल थी ताकि आपको इजीली कस्टमर नेटवर्क जो कि बॉटम लेवल नेटवर्क होता है, देन प्रोवाइडर नेटवर्क जो मिडिल लेवल नेटवर्क होता है और उसके बाद सबसे टॉप लेवल होता है बैकबोन नेटवर्क। ये इजीली आपको समझ आ जाए। नाउ बैकबोन नेटवर्क यानी टॉप लेवल नेटवर्क्स प्लस प्रोवाइडर नेटवर्क्स यानी कि जो मिडिल लेवल नेटवर्क्स होते हैं, इन दोनों को आईएसपीज कहा जाता है, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। तो जो बड़े बड़े आईएसपीज होते हैं वो बैकबोन होते हैं, जो मीडियम आईएसपीज होते हैं वो प्रोवाइडर नेटवर्क होते हैं और जो स्मॉल कस्टमर नेटवर्क्स होते हैं वो आपके घर में जो वाईफाई आ रहा होता है वो उससे कनेक्टेड होते हैं। नाउ इसके बाद आपको ये बताया गया कि हम लोग कैसे इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। अब क्योंकि जो हमारा सिलेबस है और जो जिस बुक से हमारे ये नोट्स बने हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा पुरानी है, तकरीबन 2003 या 2004 के टाइम की बनी हुई है और अब तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मॉडर्न हो चुकी हैं, तो इसलिए आपको पुराने तरीके यहाँ पे बताए हुए हैं इंटरनेट एक्सेस करने की। सो मैं वैसे ही आपको ये एक्सप्लेन कर दी थी, बट आई डोंट थिंक सो कि ये पेपर में आएगा क्योंकि इट्स नॉट द मॉडर्न वेज टू एक्सेस इंटरनेट। नाउ यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि आप बहुत सारे तरीकों से इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। टेलीफ़ोन नेटवर्क्स के ज़रिए अ, जैसे कि डीएसएल होते थे, यानी कि जो टेलीफ़ोन लाइन्स होती हैं, उनके ज़रिए आपके फ़ोन में इंटरनेट आ जाता है। इसके अलावा केबल नेटवर्क्स यानी जो घर में घर में जो हमारे टीवी पे केबल लगे होते थे, वो उसी तरह से इंटरनेट की केबल्स होती थी, कोएक्सियल केबल्स के ज़रिए वो हमारे घर पे सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं इंटरनेट के लिए। बाकी वायरलेस नेटवर्क्स यानी कि वाईफ़ाई और जो 3G 4G होता है, वो सब के ज़रिए हम नेटवर्क एक्सेस कर सकते थे। इसके अलावा जो मॉडर्न इन्होंने कुछ यहाँ पे आपको तरीके बताए हैं, वो www यानी वर्ल्ड वाइड वेब, वेबसाइट्स के ज़रिए, ब्राउज़र्स के ज़रिए, वेब पेजेस के ज़रिए आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं और बहुत सारे मल्टीमीडिया एक्सेस कर सकते हैं, वीडियोज़ कर सकते हैं और स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब इमेजेस वगैरह, ये सब मल्टीमीडिया में आती हैं। इसके अलावा जो पीयर टू पीयर एप्लीकेशंस होती हैं, यानी कि 2 यूज़र आपस में इंटरैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि ज़ूम कॉल्स होती हैं, व्हाट्सएप कॉल्स होती हैं। तो ये पीयर टू पीयर एप्लीकेशंस होती हैं जो 2 रेगुलर यूज़र्स आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस आप इंटरनेट के ज़रिए इन सब चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम जल्दी से इस मॉड्यूल को समराइज़ करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि इंटरनेट जो है वो बहुत सारे नेटवर्क्स को मिलाकर उनको कनेक्ट करके आपस में वर्ल्ड वाइड नेटवर्क्स को कनेक्ट करके आपस में बनाया जाता है और बना होता है, सॉरी। और बैकबोन जो है इसकी वो बिग नेटवर्क्स होते हैं और जो टॉप लेवल
नेटवर्क्स होते हैं। इसके बाद प्रोवाइडर नेटवर्क्स जो हैं वो मीडियम लेवल के नेटवर्क्स होते हैं, और कस्टमर नेटवर्क्स जो हैं वो बिल्कुल ही बॉटम लेवल के नेटवर्क्स होते हैं, जो हमारे घरों में, मोबाइल्स और ऑफिसेज़ में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इसके अलावा हमने फिर कुछ एक्सेस मेथड्स पढ़े कि किस तरह से आप एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट को, और फिर आज के टाइम पे मल्टीमीडिया, वेब ब्राउज़िंग, स्ट्रीमिंग और ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है मॉड्यूल 16, व्हिच इज़ टीसीपी/आईपी सूइट। टीसीपी/आईपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये बेसिकली दीज आर अ सेट ऑफ रूल्स, यानी कि एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स जो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए ओवर द इंटरनेट ईज़िली अलाउ करते हैं। इन प्रोटोकॉल्स के ज़रिए जो कम्युनिकेशन हो रही होती है ओवर द इंटरनेट, इसको कुछ लेयर्स में डिवाइड कर दिया गया है, ताकि हर लेयर एक छोटे पार्ट को ईज़िली मैनेज कर सके, ताकि पूरा काम एफिशिएंटली, पूरी नेटवर्किंग एफिशिएंटली, सिंपल, एक रिलायबल और ऑर्गेनाइज्ड वे में हो सके। नाउ ये जो टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल है, ये 1973 में इंट्रोड्यूस किए गए थे, और ये पूरे इंटरनेट की फाउंडेशन है, यानी बेसिक है, बुनियाद है। इनका पर्पस बनाया इनको इसलिए गया था ताकि एक एंड टू एंड कम्युनिकेशन रिलायबल हो सके, कोई एरर ना हो, जिसमें कोई डेटा लॉस ना हो। तो दैट्स व्हाई टीसीपी यानी कि जो प्रोटोकॉल था, इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया गया था। टीसीपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का काम होता है रिलायबिलिटी को हैंडल करना, यानी एरर्स वगैरह को हैंडल करना, ताकि कोई डेटा लॉस ना हो। और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो राउटिंग को हैंडल कर रही थी, यानी कि आई इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम था कि जो पैकेट्स हैं उनको करेक्ट डेस्टिनेशन पे ट्रांसफ़र किया जाए, यानी कि जो डेटा जहाँ भेजना है उसी जगह पहुँचे, ये चीज़ हैंडल करना आईपी का काम था। सो आफ्टर 1981 हर ऑपरेटिंग सिस्टम में ये प्रोटोकॉल इंक्लूडेड होता है। नाउ डेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजना ओवर द इंटरनेट इन प्रोटोकॉल्स का यूज़ करके, ये बहुत ही ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट टास्क था। तो इसलिए इसको एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए डिफरेंट लेयर्स बना दी गई, और ताकि हर लेयर एक स्पेसिफिक काम करे, और ये पूरा प्रोसेस एफिशिएंटली अच्छे तरीके से किया जा सके। तो जो टीसीपी/आईपी स्टैकिंग लेयर्स है, ये टोटल 5 लेयर्स होती है। सबसे पहली बॉटम लेयर जो होती है वो फिजिकल लेयर होती है। इस फिजिकल लेयर का काम होता है सिग्नल्स भेजना, यानी कि जो बिट्स होती हैं, ज़ीरोज़ और वन्स, इनको सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देना, और इन सिग्नल्स को केबल्स, फाइबर्स और जो भी वायरलेस लिंक्स हैं, इनके ज़रिए ट्रांसमिट कर देना। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, जब वो हमारे हमारे घर में जो वाईफ़ाई उनसे कनेक्टेड होता है, तो वाईफ़ाई जो सिग्नल्स भेजता है थ्रू एयर या फिर थ्रू केबल, और वो आपके फ़ोन तक आ रहा होता है, दैट्स फिजिकल लेयर। इसके बाद सेकंड लेयर जो है वो होती है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर का काम होता है फ्रेम्स को क्रिएट करना और ट्रांसफ़र करना यूजिंग मैक एड्रेस। ये डेटा को जो पैकेट्स होते हैं डेटा के, उनको फ्रेम्स में कन्वर्ट करते हैं, और हर फ्रेम में सेंडर का मैक एड्रेस भी होता है और रिसीवर का मैक एड्रेस भी होता है, और ये इंश्योर किया जाता है कि जो फ्रेम है वो विद इन द लोकल एरिया नेटवर्क ही डिलीवर किया जाए। नाउ जब आपके कंप्यूटर से, आपके फ़ोन से डेटा ओवर द इंटरनेट वाईफ़ाई राउटर को जाता है, तो वो एक मैक एड्रेस यूज़ करते हैं, जिसके ज़रिए डेटा ट्रांसमिट होता है और ओवर द नेटवर्क डिलीवर होता है। नाउ जिनको नहीं पता कि मैक एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस एक मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है, एक यूनिक आइडेंटिफायर एड्रेस होता है, जो हर डिवाइस को, जो कंप्यूटर हो, स्मार्टफ़ोन हो, मैन्युफैक्चरर के ज़रिए दिया जाता है। जब हम कोई डेटा ट्रांसमिट करते हैं फ्रेम्स के ज़रिए, तो उस फ्रेम पर जो सेंडर डिवाइस है उसका भी मैक एड्रेस होता है, और जो रिसीवर डिवाइस है जिसने डेटा रिसीव करना है उसका भी मैक एड्रेस है। ये इसलिए किया जाता है ताकि इंश्योर किया जा सके कि सही जगह से सही डेस्टिनेशन पे डेटा जा रहा है, यानी डेटा जहाँ जाना है उसी जगह पहुँचे। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए मैक एड्रेस फ्रेम्स में दिया जाता है। इसके बाद थर्ड लेयर होती है नेटवर्क लेयर, जिसका काम होता है राउटिंग को हैंडल करना, यानी कि आईपी एड्रेसेस को मैनेज करना। नाउ नेटवर्क लेयर का सिंपली काम होता है जो पैकेट्स होते हैं उनको एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर मूव करना यूजिंग आईपी एड्रेसेस, और ये होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन को हैंडल करता है। होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि डेटा को डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया जा रहा है दो कंप्यूटर से दो होस्ट के दरमियान ऑन द इंटरनेट, और ऑन द नेटवर्क। नाउ एक और पॉइंट जो है नेटवर्क लेयर में याद रखने वाला है, दैट इज़ नो एरर कंट्रोल एंड नो कंजेशन कंट्रोल। इसका क्या मतलब है?
नेटवर्क लेयर का काम नहीं होता ये चेक करना, या फिर नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल नहीं होती अगर कोई पैकेट जो है वो जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो डैमेज हो जाए, या फिर कोई पैकेट लॉस्ट हो जाए, या फिर कोई पैकेट 2 दफ़ा अराइव हो जाए डेस्टिनेशन पे, 2 दफ़ा रिसीव हो जाए, या फिर कोई पैकेट रॉन्ग ऑर्डर में अराइव हो जाए। मतलब जब कोई डेटा को पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है तो वो एक सीक्वेंस में होते हैं। अगर कोई पैकेट रॉन्ग ऑर्डर में अराइव हो जाए तो ये सब देखना नेटवर्क लेयर का काम नहीं होता। नो कंजेशन कंट्रोल का क्या मतलब होता है? नेटवर्क लेयर ये चेक नहीं करती कि नेटवर्क जो है अगर कोई ओवरलोडेड हो रहा है, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा नेटवर्क क्राउडेड है तो वो अपना डेटा सेंडिंग का प्रोसेस स्लो कर दे, या फिर पहले से डिटेक्ट कर ले डेटा भेजने से पहले कि कोई ट्रैफिक जैम तो नहीं है, राउटर्स में बहुत ज़्यादा डेटा एक साथ सेंड हो रहा होता है तो ट्रैफिक जैम हो जाता है। तो ये पहले से डिटेक्ट कर ले ताकि डेटा जो है जो सेंड किया जाना है उसमें कोई इशू ना हो, या फिर पैकेट फ्लडिंग को प्रिवेंट करे। पैकेट फ्लडिंग का मतलब होता है यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नेटवर्क डिवाइस जो है वो कॉन्स्टेंटली डेटा पैकेट्स की सूरत में भेजती रहती है हर लिंक पर, सिर्फ उस लिंक को छोड़ के जिस पे वो डेटा रिसीव हुआ होता है, हर लिंक पर अपना पैकेट्स डेटा भेजती रहती है। तो इससे क्या होता है बहुत सारे पैकेट्स जमा हो जाते हैं थ्रू आउट द नेटवर्क, जिसकी वजह से जो और दूसरे पैकेट्स हैं जो सही डेस्टिनेशन पे पहुँचना ज़रूरी है वो नहीं पहुँच पाते अपने करेक्ट लोकेशन पे। तो इन सब चीज़ों को देखना, मैनेज करना और इनके मुताबिक एक्ट करना, ये सब नेटवर्क लेयर का काम नहीं है। वो बस ब्लाइंडली डेटा भेजती रहती है और ये सब चीज़ें नहीं देखती। तो ये सब कंट्रोल करना किसका काम है? ये कंजेशन कंट्रोल करना और इन सब चीज़ों को नज़र में रख के फिर डेटा ट्रांसफ़र करना, ये सब किसका काम है? ये सब कौन देखेगा? ये काम होता है टीसीपी का, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर का, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो नेटवर्क लेयर सिर्फ़ इतना देखती है, नेटवर्क लेयर का सिर्फ़ इतना काम है कि पैकेट्स एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करके पहुँच जाएँ। उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पैकेट लॉस्ट हो जाए, करप्ट हो जाए, डिले हो जाए या फिर गलत सीक्वेंस में पहुँचे। ये सब चीज़ें फ़िक्स करना नेटवर्क लेयर का काम नहीं है। नाउ ये सब चीज़ें कौन मैनेज करता है, कंजेस्शन कौन मैनेज करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का ये काम होता है ये इंश्योर करना कि 2 एप्लीकेशंस के बीच में डेटा की एंड टू एंड डिलीवरी बहुत एफिशिएंटली हो सके। यानी कि ये लेयर डेटा को एक एप्लीकेशन से, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की एप्लीकेशन पर ट्रांसफ़र करती है, और 2 मेन प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में। फर्स्ट इज़ टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नाउ ये जो टीसीपी होती है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये रिलायबल होती है। ये प्रोवाइड करती है एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल और कंजेशन कंट्रोल। ये एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब होता है कि ये जो है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ये एक वर्चुअल सर्किट बना देता है दोनों एंड पॉइंट से पहले। डेटा सेंड करने से पहले दोनों जो सेंडर होता है और रिसीवर होता है उससे पहले एक वर्चुअल सर्किट बना देता है डेटा भेजने से पहले। इससे क्या होता है कि ये इंश्योर करता है कि जब डेटा अराइव हो तो वो सही ऑर्डर में अराइव हो, उसकी सीक्वेंस सही हो और कोई एरर ना हो। तो इसलिए जो ये टीसीपी है वो एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। जो ऐसे डेटा ट्रांसफर्स होते हैं, डेटा फ्लोज़ होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज़ यूडीपी, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। और जब हमें एक्यूरेसी चाहिए होती है तब हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, बट जब हमें स्पीड चाहिए होती है तो हम यूडीपी, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं। ये कनेक्शनलेस होता है, इसमें कोई एरर चेकिंग नहीं होती, बट फास्ट होता है बट अनरिलायबल होता है, यानी कि इसमें स्पीड मैटर करती है एक्यूरेसी से ज़्यादा, यानी डेटा सही ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं, इससे ज़्यादा ये मैटर करता है कि डेटा कितनी जल्दी ट्रांसफ़र हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे वॉइस कॉल्स होती हैं, वॉइस कॉल्स में जो है बहुत ज़्यादा यूडीपी, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं और अगर हम 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं और आवाज़ बहुत ज़्यादा डिले हो रही है, अटक-अटक के आ रही है, तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए यूडीपी इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है यूट्यूब पर, गेमिंग वगैरह जो होती है, मतलब जहाँ पे स्पीड मैटर करती है एक्यूरेसी से ज़्यादा, वहाँ पे यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। इसके बाद हमारी 5th लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर। ये वो लेयर होती है जहाँ एप्लीकेशंस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं, ये सबसे टॉप लेयर होती है। इसमें डिफरेंट प्रोटोकॉल्स इंक्लूडेड होते हैं जैसे कि एचटीटीपी,
हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इंक्लूडेड होता है, जो कि वेबसाइट्स और ब्राउज़र्स के लिए होता है। फिर इसमें एफ़टीपी यानी फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, जो कि फ़ाइल डाउनलोड करने के लिए और फ़ाइल्स अपलोड करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर इसमें होता है एसएमटीपी विच इज़ सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो ईमेल्स वगैरह सेंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं और प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये होस्ट वगैरह पे रन किए जाते हैं, मैसेज इनमें एक्सचेंज किए जाते हैं थ्रू टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूडीपी यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इनका इस्तेमाल करके ये एप्लीकेशन रन की जाती है और आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती है। तो ये हमारी 5 लेयर्स थी। जल्दी से हम एक रिवीजन कर लेते हैं। फिजिकल लेयर जो होती है, सबसे बॉटम लेयर होती है, सबसे नीचे वाली। इसका काम होता है बिट्स की सूरत में डेटा को बिट्स को ट्रांसफ़र करके सिग्नल्स में फिर उनको सेंड करना। डेटा लिंक जो होती है, उसका काम होता है फ्रेम्स में कन्वर्ट करके मैक एड्रेसेस के साथ डेटा को ट्रांसफ़र करना, ताकि एक्यूरेसी और लोकेशन मतलब डेटा सही जगह पहुंच रहा है नहीं, ये इंश्योर किया जा सके। नेटवर्क लेयर का काम होता है डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में राउटिंग को एफिशिएंटली किया जा सके। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो कंजेशन कंट्रोल, एरर कंट्रोल को मैनेज करती है, ऐप टू ऐप कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है। और एप्लीकेशन लेयर जो है वो यूज़र ऐप्स जो होती हैं और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हमने पढ़े, उन सबको आपस में एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मॉड्यूल 17 विच इज़ आईपी एड्रेसिंग। सबसे पहले हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं इससे पहले भी कि आईपी एड्रेस क्या होता है। एक और दफ़ा मैं बता देती हूँ कि आईपी एड्रेस एक आइडेंटिफायर होता है, जो कि नेटवर्क लेयर इस्तेमाल करती है सेंडर डिवाइस को और रिसीवर डिवाइस को डिटेक्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। इस तरह हर घर का एक होम एड्रेस होता है, इसी तरह ओवर द इंटरनेट हर डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है। ना हमने पढ़ा था कि जो मैक एड्रेस होता है, वो हर डिवाइस का पर्सनल एड्रेस होता है, जो मैन्युफैक्चरर के ज़रिए उनको दिया जाता है, चाहे वो कंप्यूटर हो, पीसी हो, लैपटॉप हो, फ़ोन हो। बट ये जो आईपी एड्रेसेस होती हैं, ये किसी डिवाइस का पर्सनली आईपी एड्रेस नहीं होता, ये उससे कनेक्टेड नेटवर्क का आईपी एड्रेस होता है। तो ये जो आईपी एड्रेस होता है नेटवर्क कनेक्शन से रिलेटेड होता है, डिवाइस का पर्सनली कोई आईपी एड्रेस नहीं होता। तो इसलिए जब कोई डिवाइस किसी दूसरे नेटवर्क की तरफ मूव कर जाती है, तो उसका आईपी एड्रेस भी चेंज हो जाता है। इसके बाद हमें आईपी से कुछ वर्जन्स बताए गए हैं, IPv4 यानी आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 5। आईपी वर्जन 4 एक 32 बिट एड्रेस होता है। क्योंकि ये एक 32 बिट एड्रेस है, तो इसमें मैक्सिमम एड्रेस कितने बन सकते हैं, 4.29 बिलियन, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 4.3 बिलियन एड्रेसेस इसमें बन सकते हैं, जो कि यूनिवर्सली यूनिक है। यानी जो किसी एक डिवाइस का आईपी एड्रेस है, वो उसी का पर्सनल आईपी एड्रेस है, किसी और डिवाइस का सेम आईपी एड्रेस नहीं हो सकता। और इनको डॉटेड डेसिमल में लिखा जाता है। इसी तरह जो आईपी वर्जन 6 है, वो एक 128 बिट एड्रेस होता है, यानी कि 2 की पावर 128। और ये इतना ह्यूज नंबर है कि इसको वो लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इतना ह्यूज नंबर है, क्योंकि पावर आप 128 कैलकुलेट करें तो इतना बड़ा नंबर आएगा कि वो आप काउंट ही नहीं कर सकते। ये वाला जो वर्जन है आईपी वर्जन 6 इसलिए क्रिएट किया गया था, क्योंकि आईपी वर्जन 4 जो था वो ख़त्म होने लगा था। ख़त्म होने लगा था मतलब, क्योंकि मैंने बताया कि हर डिवाइस का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। अब दुनिया में इतनी सारी डिवाइसेस हैं, उन सब के 4 पॉइंट जो हमने पढ़ा 4.3 बिलियन आईपी एड्रेसेस हैं, तो और ज़्यादा उन्हें एड्रेसेस चाहिए थे। इसकी वजह से आईपी वर्जन 6 क्रिएट किया गया, ताकि नेटवर्किंग को और ज़्यादा वास्ट किया जा सके और इनके बाद आगे ज़रूरत ना पड़े और ज़्यादा यूनिक आईपी एड्रेसेस की। इसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी भी डिवाइस के पास मल्टीपल नेटवर्क इंटरफेसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर एक लैपटॉप है वो वाईफाई से भी कनेक्टेड है और ईथरनेट केबल से भी कनेक्टेड है, तो उसके पास 2 नेटवर्क इंटरफेसेस हैं, तो इसकी वजह से उसके पास 2 आईपी एड्रेसेस होंगे। नाउ ये जो आईपी एड्रेसेस हैं, ये डिवाइसेस को और इन नेटवर्क्स को कौन देता है? तो ये जो आईपी एड्रेसेस है, ये असाइन करना काम होता है इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स, ICANN आप इन शॉर्ट बोल सकते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो तमाम नेटवर्क्स को आईपी एड्रेसेस असाइन करती है। जो बड़ी-बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो और जो बड़े-बड़े इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, वो जो अपने आईपी एड्रेसेस हैं, वो डायरेक्टली इस कॉर्पोरेशन से जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इससे डायरेक्टली हासिल कर सकते हैं।
लेकिन जो स्मॉलर कंपनीज़ हैं वो अपने आईपी एड्रेसेस अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, अपने आईएसपीज़ से हासिल करते हैं। नाउ हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एक आईपी वर्जन 4 एड्रेस का। जो एक आईपी एड्रेस होता है वो 2 चीज़ों से मिलके बनता है, एक नेटवर्क आईडी प्लस होस्ट आईडी। तो जो एक आईपी एड्रेस होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, प्रीफिक्स जो कि नेटवर्क आईडी होता है और पोस्टफिक्स जो कि होस्ट आईडी, अगर आप सबनेट भी कह सकते हैं, वो होता है। प्रीफिक्स का काम होता है नेटवर्क को आइडेंटिफाई करना और पोस्टफिक्स का काम होता है जो डिवाइस उस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है उस डिवाइस को आइडेंटिफाई करना। फॉर एग्जांपल एक आईपी एड्रेस है 192.168.1.5। तो इसमें ये जो आईपी एड्रेस है इसमें नेटवर्क आईडी क्या है, 192.168.1। शुरू के जो ये पार्ट है वो नेटवर्क आईडी है और 15 जो लास्ट का पार्ट है वो होस्ट आईडी है, जो ये आइडेंटिफाई करे कि कौन सी डिवाइस इस नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो एक आईपी एड्रेस 2 चीज़ों से मिलके बनता है, प्रीफिक्स यानी नेटवर्क आईडी एंड पोस्टफिक्स यानी होस्ट आईडी। इसके बाद हम आईपी वर्जन 4 की एड्रेस क्लासेस पढ़ेंगे। टोटल 5 क्लासेस होती हैं, ए बी सी डी एंड ई। अब हम जो 5 क्लासेस पढ़ेंगे उसमें हर क्लास की एक बाइट रेंज होती है और ये रेंज आपको याद करनी पड़ेगी। ये जो आईपी एड्रेसेस की क्लासेस हैं ये बहुत ज़्यादा आपके मिड टर्म के हवाले से इम्पोर्टेंट है। और जब मैं ये सब्जेक्ट पढ़ रही थी तब मेरे मिड टर्म में भी आया था और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो बाइट रेंजेस आपको दी हुई हैं, जैसे 0 से 127, फिर 128 से 191, ये आपको एज इट इज़ रट्टा मारना पड़ेगा। मैंने भी ऐसे ही रट्टा मारा था और ये मेरे पेपर में आया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो क्लासेस हैं, जब 1980s में इंटरनेट बहुत न्यू न्यू आया था तो कंप्यूटर्स बहुत कम थे और नेटवर्क्स बहुत स्मॉल थे, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे नेटवर्क्स थे, तो इनको ऑर्गेनाइज़ करना बहुत आसान था। तब जो आईपी वर्जन 4 के एड्रेसेस होते थे उनको, उनकी एंटायर जो एड्रेस स्पेस होती थी उसको क्लासेस में डिवाइड कर दिया था डिज़ाइनर्स ने, ताकि उनका गोल ये था कि जो एड्रेस एलोकेशन है यानी हर नेटवर्क को जो आईपी एड्रेस दिया जाना है वो बहुत ईज़ी ये प्रोसेस हो सके। तो जो बहुत बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशंस होती थी, लार्ज ऑर्गेनाइज़ेशंस, वो क्लास ए के आईपी एड्रेसेस लेती थी। जो मीडियम ऑर्गेनाइज़ेशंस होती थी वो क्लास बी के एड्रेसेस लेती थी और जो बहुत ही बॉटम लेवल और स्मॉल ऑर्गेनाइज़ेशंस होती थी वो क्लास सी की आईपी एड्रेसेस लेती थी। नाउ जो क्लास ए होती थी वो 8 बिट्स की नेटवर्क आईडी होती थी, उसकी 0 से 127 उसकी बाइट रेंज होती थी। इसी तरह क्लास बी 16 बिट्स होती थी, उसकी बाइट रेंज 128 से 191 होती थी। क्लास सी 24 बिट्स की होती थी और उसकी बाइट रेंज 192 से 223 होती थी। क्लास आईडी जो थी वो मल्टीकास्टिंग के लिए इस्तेमाल की जाती थी और इसकी रेंज 224 से 239 होती थी। इसमें कोई नेटवर्क आईडी, कोई होस्ट आईडी नहीं होता था। जैसे हमने पढ़ा था आईपी एड्रेसेस के 2 पार्ट होते हैं, वैसे क्लास डी में कोई क्योंकि ये मल्टीकास्टिंग के लिए इस्तेमाल होती थी इसलिए इसमें कोई नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी नहीं होती थी। क्लास ई जो है वो अभी तक कभी इस्तेमाल नहीं हुई, उसको फ्यूचर यूज़ के लिए रिज़र्व करके रखा गया है और इसकी रेंज है 240 से 255। हमारी क्लासेस यहाँ पे एंड हो गई। नाउ एड्रेस मास्किंग क्या होता है? जो एक प्रॉब्लम जो थी क्लासफुल एड्रेसिंग के साथ वो ये थी कि जो क्लास ए, बी और सी की जो क्लासेस थी वो बहुत फिक्स साइज़ ब्लॉक्स थे और जो ऑर्गेनाइजेशंस ये क्लासेस लेती थी उनको उनकी ज़रूरत से ज़्यादा आईपीज़ मिल जाती थी, जिसकी वजह से बहुत सारी आईपीज़ वेस्ट होती थी। तो इसकी वजह से जो आईपी वर्जन 4 के एड्रेसेस थे वो ख़त्म होने शुरू हो गए। इसका सॉल्यूशन ये निकाला गया कि क्लासलेस एड्रेसिंग शुरू कर दी, CIDR व्हिच इज़ क्लासलेस एड्रेसिंग। इसमें क्या होता था, ऐसे CIDR स्टैंड्स फॉर क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। इसमें ये होता था कि बजाय इसके कि फिक्स ब्लॉक्स ऑफ आईपी एड्रेसेस दिए जाएँ कंपनीज़ को ऑफ क्लास ए, बी एंड सी, वो ये करते थे कि जो आईपी एड्रेसेस थी वो उनकी सिर्फ जितनी उनको ज़रूरत होती थी उसकी बेसिस पर दिए जाते थे, जिसकी वजह से कोई आईपी एड्रेस वेस्ट नहीं होता था। नाउ फॉर एग्जांपल ये एक आईपी एड्रेस है 192.168.1.0/24। इसमें जो /24 है वो प्रीफिक्स की लेंथ है, यानी कि इसमें जो नेटवर्क आईडी है वो 24 बिट्स की है और जो रिमेनिंग 8 बिट्स हैं वो होस्ट आईडी है। तो यानी कि ये जो आईपी एड्रेस है ये 256 आईपी की जो रेंज है वो प्रोवाइड करता है, यानी कि क्लास ए 0 से 255। तो अगेन मैं कह रही हूँ ये जो क्लासेस की रेंज है ये आपको एज़ इट इज़ याद करनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये जो CIDR था, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, इसकी वजह से जो IP एड्रेसेस थे वो वेस्ट होना बंद हो गए और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो थी वो बेटर होने लगी। जब क्योंकि IP एड्रेसेस जब बेस नहीं हो रहे तो और ज़्यादा लोगों को IP एड्रेसेस मिलने लगे और उसका बेटर इस्तेमाल होने लगा। तो ये हमारा 17th मॉड्यूल था। वाला हमारा लेक्चर बहुत बड़ा है, इसमें टोटल 15 मॉड्यूल्स हैं, तो मैंने कहा था इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। पहले में हम 1 से 11 से 15 सॉरी 11 से 18 तक कवर करेंगे एंड सेकंड पार्ट में हम बाकी के 7 मॉड्यूल्स कवर करेंगे। बट ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ी हो गई तो इसलिए हम आज यहीं पे एंड करते हैं। इस वीडियो में हमने टोटल मॉड्यूल 11 से लेकर मॉड्यूल 17 तक कवर किए हैं एंड नेक्स्ट मॉड्यूल में हम मॉड्यूल 18 से स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और जो MCQs हैं वो हम लास्ट मॉड्यूल में एक साथ पूरे चैप्टर की कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड टिल द नेक्स्ट पार्ट, अल्लाह हाफ़िज़।